देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद हो दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर देश का झंडा लगाकर विपक्ष की आलोचना करने के मामले को लेकर मोदी पर चुनाव आचार संहिता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों इसके बाद विपक्ष पहुंचा है चुनाव आयोग और यहां तक कि सांसदों ने भी लिखा है पत्र। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, किस तरीके से भारत का झंडा लगाकर पूरे सरकारी तंत्र का किया गया उपयोग। बताएंगे इस मामले को लेकर किस तरीके से विपक्ष में है नाराजगी दोस्तों। और इसके बाद एक्सपर्ट भी मोदी के भाषण की जमकर आलोचना कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा के लोग मैदान में उतरे और नरेंद्र मोदी का पुतला दिल्ली में फूंकर जोरदार तरीके का विरोध जताया गया दोस्तों। और अगर चुनाव आयोग ने नहीं की कार्रवाई तो अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिछली बार की तरह 100 नहीं बल्कि इस बार 200 सांसद लिखकर देंगे संसद में और चलेगा मानहानि का मुकदमा। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने एकदम सही फैसला लिया है, या तो ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करे आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले को लेकर, या फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महिला आरक्षण के मामले को लेकर बुरी तरीके से गच्चा खा चुकी भारतीय जनता पार्टी अभी तक बौखलाई हुई है कि पहली बार कैसे संसद भवन के अंदर बीजेपी का कानून गिर गया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने इतनी बुरी तरीके से हराया कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक चारों तरफ हारी हार दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अचानक से शनिवार को देश को संबोधित किया गया और देश को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को देश के विकास के बारे में बताने या किसी बड़े ऐलान की जगह केवल कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए देखा गया दोस्तों। यानी विपक्ष की आलोचना करने के लिए मोदी ने देश को संबोधित करने का एक बड़ा दावा किया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया उस वीडियो में पीछे भारत का तिरंगा लगा हुआ है और एक प्रधानमंत्री के तौर पर आकर नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे, तो देश को लग रहा था कि कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा और हो सकता है कि देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ ऐलान किया जाएगा, यानी देश के हित में कुछ काम किया जाएगा दोस्तों। लेकिन मामला एकदम उल्टा था दोस्तों और विपक्ष की आलोचना करने के लिए नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करने का ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम रचा दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री विपक्ष की आलोचना करने के लिए देश को संबोधित करने का एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करता है। यानी पूरे देश के अंदर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी 8 बजे 8:30 बजे आकर देश को संबोधित करेंगे दोस्तों। और देश को संबोधित का मतलब होता है कि बहुत जरूरी और बहुत सेंसिटिव मामला देश के सामने नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री आकर रखे दोस्तों। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और देश का कोई भी प्रधानमंत्री जब जनता से बात करता था दोस्तों, यानी जब राष्ट्र को संबोधित करता था, तो या तो इंदिरा गांधी के टाइम में युद्ध की घोषणा हुई थी या फिर भारत ने परमाणु बम बनाया था उसकी घोषणा हुई थी दोस्तों। यानी इस तरीके के बड़े बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री आकर देश को संबोधित करते हैं दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये देश को संबोधित करने वाले काम को भी एकदम हल्का बना दिया है दोस्तों। और देश को संबोधित करने के नाम पर पीछे भारत का झंडा लगाकर विपक्ष की आलोचना के मामले पर अब इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है कि नरेंद्र मोदी को इस मामले पर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 2 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा है और नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने के नाम पर इन राज्यों में मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि देश को संबोधित डीडी न्यूज और तमाम तरीके के सरकारी चैनल के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। यानी सरकारी पैसा फूका जाता है और सरकारी पैसा यहां पर विपक्ष की आलोचना के लिए फूका गया दोस्तों। लेकिन अब प्रधानमंत्री के खिलाफ इंडिया गठबंधन के राज्यसभा के सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत करते हुए कहा है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे हैं और देश को संबोधित करने के नाम पर नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण के नाम पर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता और वो एक्शन नहीं ले सकते? संतोष कुमार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। अब देखते हैं कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएंगे चुनाव आयोग वाले या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एक और बड़ी तैयारी की है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर इंडिया गठबंधन अब चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करेगा दोस्तों। और दुगनी मजबूती के साथ में महाभियोग कानून लाने को लेकर तैयारी चल रही है दोस्तों। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि भारत में चुनावी व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक विवाद एक बार फिर से तेज हो गया है दोस्तों। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए पुराने प्रस्ताव से इतर अब एक नया प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है दोस्तों। पिछली बार जब प्रस्ताव लाया गया था तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर खारिज कर दिया गया था दोस्तों, क्योंकि कम सांसदों के सिग्नेचर हो रखे थे। लेकिन इस बार फैसला लिया गया है कि ड्राफ्ट भी अच्छे तरीके से लिखा जाएगा और इस बार 100 नहीं बल्कि 200 सांसदों के सिग्नेचर कराकर अलग अलग सदन के अंदर सौंपा जाएगा दोस्तों। यानी विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ में इस बार मैदान में कूद रहा है और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव मजबूती के साथ लेकर आया जाएगा। और इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहता ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करवाने का दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अब प्रस्ताव को खारिज अगर करेंगे स्पीकर तो सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपाती होने का आरोप लग रहा है तो तुरंत कार्रवाई डंके की चोट पर होनी चाहिए। और विपक्ष ने एकदम सही फैसला लिया है, सही कदम विपक्ष उठा रहा है। इसकी
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 2 दिन पहले राहुल गांधी के घर के बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध जताया था। दोस्तों राहुल गांधी ने महिला आरक्षण का विरोध किया है, इस तरीके के दावे बीजेपी के लोग कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि बीजेपी के लोग खुद महिला विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी बता रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के दफ्तर के बाहर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी दिल्ली इकाई की सारी महिलाएं दोस्तों, और महिला मोर्चा कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में पहुंचकर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए विरोध जताते हुए दिखाई दी। दोस्तों रागिनी नायक के नेतृत्व में ये सारी महिलाएं जोरदार तरीके का विरोध जता रही थी और बैनर पोस्टर में जो बातें लिखी थी साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ लिखा था। दोस्तों इसमें ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग भी की गई थी और ओबीसी महिलाओं का कोटा भी महिला आरक्षण में शामिल करो और जल्द से जल्द महिला आरक्षण को लागू करो, यानी 543 सीटों पर इसे लागू किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही डिमांड की जा रही है, सही मांग की जा रही है और कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा पूरे देश भर के अंदर बीजेपी का विरोध कर रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा वाले कांग्रेस को महिला विरोधी बता रहे, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी के लोग 2023 वाला कानून लागू नहीं कर रहे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की विरोध और ज्यादा तेज होना चाहिए, संसद के अंदर भी आज जबरदस्त तरीके का विरोध बीजेपी के खिलाफ देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अब बैकफुट पर नहीं जाती बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ही बैकफुट पर धकेल देती है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दोस्तों पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के बीच में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच में खेड़ा को अदालत ने बड़ी राहत दी है। दोस्तों गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने खेड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी करने से इंकार कर दिया है। दरअसल शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा ने खेड़ा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए और इसीलिए एफआईआर दर्ज करने के बाद अब गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए बोला गया। कामरूप मेट्रो के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम पुलिस की दलील को खारिज करते हुए कहते हैं कि गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दिखाए गए आधार पूरी तरीके से धारणाओं और अनुमानों पर आधारित है, यानी केवल बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, वास्तविकता को लेकर कुछ ऐसे सबूत नहीं दिए गए कि जिस आधार पर नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। अदालत ने यह कहा कि यह मामला संज्ञेय और गैर जमानती अपराधों से जुड़ा हुआ है, यानी बीएनएस की धारा 35 के तहत जांच अधिकारी को गिरफ्तारी करने के अधिकार का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। यानी गिरफ्तारी से पहले का जो गाइडलाइंस है कि नोटिस दो और जांच अधिकारी जांच करे और जब सबूत मिले तब जाकर गिरफ्तारी हो, तो उस आधार पर काम होगा। ऐसे किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता और एक तरीके से बड़ी राहत है दोस्तों पवन खेड़ा के लिए। पवन खेड़ा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं, तो वो असम की भाजपा सरकार के पूरे तंत्र के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। और जब असम के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, तो उसके बाद अचानक से ये केस हट जाएगा, क्योंकि केस में कोई दम नहीं है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के कारण, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो अधिकारी सोच रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा को खुश किया जाए और पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा टफ की जाए, उतनी ज्यादा मुश्किल भरी की जाए। हालांकि पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है पवन खेड़ा और कोर्ट में पेश भी हुए थे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई दोस्तों। इसके बाद लोगों ने तस्वीर को देखते हुए कहा कि क्या वाकई पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बीएसएफ से लेकर सीआईएसएफ और जो तमाम केंद्रीय पुलिस फोर्स होती है दोस्तों, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, अर्धसैनिक बल के सभी लोग एक साथ मीटिंग कर रहे हैं और बंगाल में किस तरीके की तैयारी उस बारे का जिक्र किया जा रहा है। उस बारे में जिक्र करते हुए बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में युद्ध स्तर की तैयारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए सुरक्षा बलों ने युद्ध स्तर की तैयारी की है। राज्य की राजधानी कोलकाता में देश के प्रमुख अर्धसैनिक बलों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के मुखिया पहुंचे और तैयारियों के लिए बैठक कर रहे हैं। संभवतः ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है जब अर्धसैनिक बलों के डीजी यानी सबसे बड़े अधिकारी किसी राज्य के अंदर बैठकर किसी राज्य के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। क्या आपने कभी लखनऊ, भोपाल या फिर जयपुर में ऐसा होते हुए देखा है? क्या आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में ऐसा कुछ देखा है कि जो केंद्रीय बल है उनके सबके डीजी एक साथ मौजूद रहकर चुनाव कराने के लिए बैठकें कर रहे हो? दोस्तों क्या बंगाल में कोई युद्ध होने वाला है जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को इतनी बड़ी संख्या में तैनात करने और डीजी लेवल के लोगों की एक हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है? जिस तरीके से दोस्तों पश्चिम बंगाल में पुलिस फोर्स पर विश्वास कम करके अर्धसैनिक बल भेजे जा रहे हैं, इससे पता चलता है दोस्तों कि बंगाल के अंदर युद्ध स्तर की ही तैयारी चल रही है। लेकिन क्या भारत के लोकतंत्र में स्थिति इतनी खराब है दोस्तों कि अर्धसैनिक बल को उतारना पड़ेगा? अब सवाल से बड़ा अमित शाह को लेकर ही है, क्योंकि
क्योंकि ये जितने भी केंद्रीय बल है दोस्तों ये सबके सब अमित शाह के कंट्रोल में आते हैं और शाह के कहने पर ही ये सब उतारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस बल अपने हिसाब से स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काफी होगा, लेकिन इसके बावजूद इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रामायण के मारीच से कर दी। दोस्तों मारीच वो व्यक्ति था और रावण का मामा था जो अपना रूप बदलकर आता है और सोने के हिरण के रूप में सीता जी को प्रभावित करता है। इसके बाद राम जी सीता जी के कहने पर हिरण को लेने के लिए यानी सोने के हिरण को लेने के लिए, और ये एक तरीके का बड़ा धोखा होता है दोस्तों। और उस व्यक्ति का नाम मारीच था, तो उसी की बात करते हुए रेवंत रेड्डी नरेंद्र मोदी को मारीच यानी एक राक्षस कुल का व्यक्ति बता देते हैं और रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर विवाद काफी ज्यादा उपज गया दोस्तों। इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री की तुलना मारीच से करके प्रधानमंत्री के संवैधानिक पोस्ट का अपमान किया है। पूनावाला बीजेपी के अभी जो हाल फिलहाल के नए प्रवक्ता बने हैं दोस्तों, पहले भाजपा के विरोध में थे, अब भाजपा के अंदर प्रवक्ता बने हैं, वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आदेश जारी किया गया है, पार्टी के अंदर आदेश जारी किया गया है। पूनावाला कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। जब नरेंद्र मोदी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तो जब देश को संबोधित करने के लिए आते हैं तो वो कांग्रेस बीजेपी क्यों करने लगते हैं। सवाल सबसे बड़ा तो यह है कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे सातों दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वाले मूड में रहते हैं दोस्तों। जब प्रधानमंत्री वाले मूड में रहते ही नहीं है तो आलोचना तो विपक्ष के लोग करेंगे ही। अब भाषा को लेकर सवाल कुछ भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार के कारण जिस तरीके का माहौल देश में बना है दोस्तों, अब नैतिकता वाली राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव तरीके से जवाब दे रही है, जिस पर अब भाजपा वाले आकर ज्ञान बांट रहे हैं, जिस ज्ञान को कांग्रेस का कोई नेता स्वीकार करेगा नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी के लोग जोर जोर से बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन महिला सांसद के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक ऐसी महिला नेत्री है जिसे लेकर बीजेपी दावा कर सकती है कि उन्होंने इनको आगे बढ़ाया और महिला सशक्तिकरण किया, तो वो कंगना रनौत है। भाजपा के हिसाब से कंगना रनौत ऐसी नेत्री है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और वो अपने दम पर भी और ज्यादा आगे बढ़ गई। ऐसे में दोस्तों महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को बनाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों उनके एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया और इस पर अब कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी निशाना साधा है और तथ्यहीन और हास्यास्पद बताया है। दरअसल दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि कंगना रनौत ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में 68 विधायकों में से केवल एक ही महिला विधायक है। उनके इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी के मंत्री हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना के बयान को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नहीं बल्कि 3 महिला विधायक है, जिसमें एक बीजेपी की, 2 कांग्रेस पार्टी की है। तो उनको अपने तथ्य सही करने चाहिए, उनको फैक्ट सही करने चाहिए और तभी ये बयान देना चाहिए। यानी अगर एक सांसद है किसी राज्य से तो उनको पता होना चाहिए कि कितने लोग चुनकर गए हुए हैं, कितनी महिलाएं चुनकर गई है और किस तरीके का स्टेटस है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि चुनावी माहौल को देखते हुए ये लोग ये मुद्दा बना रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्य के अंदर बीजेपी इसका फायदा लेने के लिए बिल लेकर आई हुई है और कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की असेंबली के बारे में, विधानसभा के बारे में भी नहीं पता, जो काफी हास्यास्पद मामला है। साथ साथ बिहार के अंदर वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के अंदर कैथोलिया गांव में जोरदार तरीके का बवाल हो गया दोस्तों। डीजे पर एक गाने को बजाने को लेकर लोगों के बीच में मारपीट हो गई। तेज यादव के समर्थकों ने चिराग पासवान के समर्थकों के डीजे बजाए जाने को लेकर आपत्ति जताई, पत्थरबाजी हुई और कई लोग घायल हो गए। दरअसल दोस्तों बिहार के अंदर राजनीतिक पार्टियों के लिए कई सारे लोग, कई सारे समुदाय इकट्ठा होकर इस तरीके से डीजे वगैरह बजाते हैं और राजनीतिक पार्टी से अपने आप को जोड़कर दिखाते हैं। ऐसे में एलजेपी पार्टी को लेकर डीजे बजाया जाता है, जिस बात का विरोध किया तेजस्वी यादव के समर्थकों ने। तो ऐसे में दोस्तों बिहार के अंदर एक बार फिर से गुटबाजी का मामला सामने आया है और आरोप है कि यादव समाज के लोगों ने पत्थरबाजी की है। हालांकि पासवान समाज के लोगों पर भी कई सारे आरोप लगे हैं। ऐसे में दोस्तों बिहार के अंदर ये मामला, ऐसे मामले सामने आने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर राजनीति काफी ज्यादा पोलराइज हो चुकी है दोस्तों, यानी एकदम खींचान वाली हो चुकी है। जबकि बिहार के विकास के लिए कोई नेता, खासकर जो सत्ता में बैठे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बातें करते हैं और दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं दोस्तों। जब भी बिहार में चुनाव आते हैं फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करने लगते हैं और अभी उनको बिहार की याद तक नहीं आ रही होगी। अगर आप भी मानते हैं कि समर्थकों के आपस में लड़ने से फायदा नेताओं को हो जाता है, खासकर उन नेताओं को जो काम वाम करते नहीं है और अपने चेहरे के नाम पर, अपने पार्टी और समाज के नाम पर वोट ले जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी को पश्चिम बंगाल में किस तरीके का समर्थन मिल रहा है दोस्तों, भीड़ की तस्वीर देखकर आप लोग आराम से समझ सकते हैं। यानी पश्चिम बंगाल के चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भर भर कर समर्थन मिल रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, केवल मुंड ही मुंड नजर आ रहा है, यानी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी विशालकाय रैली हो रही है। और बंगाल जैसे राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी के खत्म होने को लेकर फरमान जारी कर दिए गए थे और दावा किया गया था कि कांग्रेस अब कुछ पता वता नहीं है, लेकिन असली में हकीकत यह है दोस्तों की पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को बार के चुनाव में सही से हरा नहीं पाएगी दोस्तों, तो फिर कांग्रेस पार्टी का विस्तार देखने को मिलेगा राज्य के अंदर, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकती। क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कितनी बढ़ चुकी है दोस्तों। एक टाइम में बीजेपी को एक सीट मिलना उसके लिए बंगाल में बहुत बड़ी बात होती थी, केवल अपने एक दो गढ़ की सीट जीत जाते थे और 2016 में तो मात्र सीटें थे। लेकिन उसके बाद से ममता बनर्जी के सरकार के टाइम में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों तक पहुंच गई दोस्तों। लोकसभा में लगातार बैक टू बैक 12 सीटें, उससे पहले 18 सीटें। तो बीजेपी का ग्राफ अब जब तक बंगाल में नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, तब तक बंगाल के लिए स्थिति और ज्यादा सही तो नहीं ही होगी। और तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बार जोरदार तरीके का मुकाबला, देखते हैं रिजल्ट किस तरीके का आता है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस का भविष्य भी बंगाल के चुनाव से तय होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव तरीके से मैदान में कूदेगी। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा को नहीं रोक पाई टीएमसी, तो फिर आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली में चाय पर बिस्किट पर चर्चा कर रहे थे। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सिर्फ 9 महीने के अंदर होने वाला है और तैयारी का हाल ये है कि यूपी कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान ठंडे बस्ते में डाला गया है। जिला अध्यक्षों के चुनाव पर भी रोक लगा दिया गया है। आधे से ज्यादा जिला अध्यक्ष निष्क्रिय हो गए हैं। पूरी प्रदेश कमेटी जैसे गहरी नींद में चली गई है। जमीनी कार्यकर्ता दिशा का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रदेश प्रभारी सिर्फ चाय बिस्किट मीटिंग में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। उधर कुछ नेता अभी से खुद को भावी डिप्टी सीएम घोषित करने में लगे हुए हैं। यानी एक तरीके से देखें तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता है जो संगठन के काम में कोताही बरत रहे हैं और उन्हें लेकर ही नाराजगी जताई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर 24 वाला रिजल्ट चाहिए तो संगठन का विस्तार वही करना चाहिए जो प्रियंका गांधी के कहने के बाद 2018 से लेकर 22 के बीच में जोरदार तरीके से किया गया और 22 के बाद अभियान को और तेज किया गया। 24 में इसका नतीजा देखने को मिला दोस्तों। जितना संगठन विस्तार होगा उतना ज्यादा पार्टी को फायदा मिलेगा, विचारधारा की असली लड़ाई हो पाएगी। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद मणिपुर में अतिरिक्त सुरक्षा बल पहुंचेगी, मंत्री ने यह दावा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि अब जो अपडेट है वो ये कि श्री कोंथोजम जो राज्य के मंत्री हैं वो दावा करते हैं कि 272 कंपनियां पहले तैनात थी। हालांकि अन्य राज्यों में चुनाव के कारण 88 कंपनियां वापस बुला ली गई है, यानी अच्छी खासी संख्या में सेना को वापस बुला लिया गया है, अर्धसैनिक बल को वापस बुला लिया गया है। बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया गया और मणिपुर में अर्धसैनिक बल की संख्या कम हो गई है। इस बात को मंत्री स्वीकार कर रहे हैं दोस्तों। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को इतनी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल को बंगाल भेजना चाहिए था, जबकि मणिपुर के हालात काफी नाजुक है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर के अंदर अभी जो वायलेंस की खबरें 2-3 दिनों से सामने आ रही है दोस्तों, काफी गंभीर मामला है और तैयारियों को लेकर सवाल खड़ा होता है कि अर्धसैनिक बल को मणिपुर जैसे सेंसिटिव यानी संवेदनशील इलाके से कैसे हटाया जा सकता है। इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी कि आखिर मणिपुर में किस आधार पर सेना को हटाया गया। उसके बाद से राज्य के अंदर 3-4 दिन बैक टू बैक जोरदार तरीके का दंगा फसाद देखने को मिला, जो काफी गंभीर मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमेटी ने आगामी चुनावों को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। संगठन सृजन का काम लगभग पूरा होने के बाद पार्टी ने जमीनी स्तर पर राजनीति को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने यानी राजनीतिक माहौल को समझने की कोशिश के लिए कवायद शुरू कर दी है दोस्तों। भोपाल में 3 दिनों तक चलने वाली बैठक में प्रभारी हरीश चौधरी और जीतू पटवारी वरिष्ठ नेता को मौजूद रहने के लिए निर्देश जारी किया है दोस्तों। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा गोल है वो ये कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पॉलिटिकल झुकाव को अपनी तरफ किया जाए और कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों को एमपी के मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को साथ में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सबको पता था कि महिला आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है दोस्तों। नरेंद्र मोदी तो स्पेशल मैसेज भेज रहे थे देश को। ऐसे में संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक यानी परिसीमन वाले विधेयक के गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी निशाना साधा दोस्तों। और जिले में कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का माहौल देखने को मिला दोस्तों। हर जिले निकाय पंचायत स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई दोस्तों। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और पार्टी अब जनता के बीच जाकर कहेगी, और कह भी रही है कि महिला आरक्षण बिल नहीं पास करने दिया गया। लेकिन दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि वो भी विरोध सही तरीके से करेंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का सत्र ही बुला रही है इस तरीके की बकैती करने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि वो अपना विरोध जताएंगे ही जताएंगे। और आज नारी सम्मान में आक्रोश मार्च निकाल रही है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की नेत्रियां दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है अब। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग बीजेपी से अब 2 कदम आगे चलते हैं। बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है वो
प्लान पहले से ही विपक्ष का तैयार बैठा हुआ है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर एंटी सैक्रिलेजेस अमेंडमेंट बिल यानी बेअदबी को लेकर एक कानून बनाया गया, जिस पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी। दोस्तों राज्यपाल के समर्थन के कारण ये बिल अब पास हो गया है और पंजाब के अंदर पहले सवाल ये उठ रहा था कि क्या इस तरीके के मामले यानी बेअदबी के मामले पर जो बिल आम आदमी पार्टी लेकर आई है, क्या ये तुष्टिकरण करने के लिए लेकर आई है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सिख समुदाय के लोग बेअदबी के मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में नहीं है, खिलाफ में नहीं है ये मामला। जो भी जानकारी से आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बजाय लोकतांत्रिक संस्थानों की आड़ में नेताओं को विशेष सुरक्षा देने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी किसी को जेड कैटेगरी, किसी को वाई कैटेगरी, किसी को जेड प्लस कैटेगरी और नेताओं के मजे आ रखे हैं और आम जनता की सुरक्षा का कुछ पता नहीं है। दिल्ली के अंदर आम जनता सुरक्षा की कमी से जूझ रही है और विजेंद्र गुप्ता को जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी भाजपा ने दे रखी है और इन्हीं बातों पर लगातार सवाल खड़े किए जाने चाहिए। दोस्तों यानी विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता जिनको लगता नहीं है कि किसी चीज से कोई खतरा होगा, फिर भी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है। और दीपेंद्र हुड्डा बोले, कहा महिलाओं के प्रति बीजेपी के दिल में क्या भाव है, ये बताने के लिए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मेडल जीतने वाली हमारी 6 बेटियों को बीजेपी ने परेशान किया, जंतर मंतर पर न्याय की मांग करती रही और कोई सुनने वाला नहीं था और भाजपा वाले अब महिलाओं के सम्मान की बातें कर रहे हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा की बात एकदम सही है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत